Hello, good afternoon to all of you. Welcome to my channel that is NG Medicals. So today we are going to start a new topic that is pelvic inflammatory disease. So pelvic inflammatory disease, the name itself telling the meaning. नाम से ही हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ होगी. सो pelvic means not a pelvis. pelvis नहीं है यहाँ पे. pelvic means जितने भी ऑर्गन हमारे pelvic कैविटी में आ रहे हैं. पेल्विक ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स आ सकते हैं हमारे? जैसे हमारा हो गया यूट्रस के पार्ट्स सारे हो गए, फैलोपियन ट्यूब हो गया, हमारी ओवरीज हो गई, हमारे सर्विक्स हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ रही हैं? पेल्विक कैविटी में आ रही हैं. तो इनमें जो भी इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, कॉज हो रहा है, मे बी बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा हो या स्टार्टिंग हो रही हो, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी हो रहा हो, तो वो हमारे किस में आ जाता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में आ जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. हम देख लेते हैं पहले डेफिनेशन. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डिजीज़ ऐसी है जो कि सेक्चुअली एक्टिव वुमेन्स को होती है. तो सेक्चुअली एक्टिव या मेंस्ट्रुएशन एक्टिव वुमेन्स हमारी वही हो गई जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्टिव होती होगी, जिनकी मेंस्ट्रुएशन एक्टिविटी उनकी होती, पीरियड्स आते होंगे. एंड सेकेंड थिंग इज़ जो सेक्चुअली एक्टिव हैं, जो सेक्चुअल इंटरकोर्स दे कैन बी डू. ठीक है, ये सारे हमारे हो गई वुमेन्स सेक्चुअली एक्टिव. तो एक आइडिया आप लगा सकते हैं, वही 20, 24, 25, 26 वाली हमारी जितने भी वुमेन्स हैं वो सब सेक्चुअली एक्टिव होती हैं. देन infection and inflammation of the upper genital tract which no mention of the site and the severity of the infection. तो हम इसकी साइट और सीवियरिटी फिक्स नहीं है. क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए कंडीशन, तो हो सकता है कि ये एक्सपैंड हो जाए, फैल जाए और जगह पे, एडजेसेंट एरिया में, आसपास के एरिया में फैल सकती है, एब्डोमिनल कैविटी में जा सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में जा सकती है, अगर इसको ये सीवियर स्टेज में चली गई तो. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम टाइप्स देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो ये सीवियर हो सकती है और क्या क्या इसके टाइप्स हैं. सो इसके टाइप्स हैं एक्यूट एंड क्रोनिक. तो एक्यूट जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेस सीवियर होता है एंड क्रोनिक मोर सीवियर होता है. तो इसका डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको लर्न हो जाएगा एक बार में ही. एक्यूट में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरलाइज सिम्टम्स आ रहे हैं, बट क्रोनिक में क्या हो रहा है, नो सिम्टम इंडिकेट किया गया है. मतलब जब ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं है तो इसके सिम्टम आ रहे हैं, बट जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जा रही है तो ये असिम्टोमेटिक हो जा रही है, मतलब इसके सिम्टम नहीं आ रहे हैं. देन नेक्स्ट इज अकर्स ओवर मंथ एंड ईयर्स. सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ऊपर वाली लाइन से कोरिलेट करें तो एक्यूट जो है वो कुछ ही दिन के लिए हो रही है, लेकिन क्रोनिक जो है वो मंथ और ईयर्स तक जा रही है. सिंपल सी चीज़ है, एक्यूट वो कुछ ही दिन के लिए इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसमें सिम्टम आ रहे हैं, और सिम्टम सिंपल सी चीज़ें आएंगे तो हम सब ट्रीटमेंट तो कराएंगे ही कराएंगे, राइट. तो एक्यूट में क्या हो रहा है, सिम्टम आ रहे हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट करा ले रहे हैं. जब हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो कुछ दिन में ठीक हो जा रही है. बट क्रोनिक में क्या हो रहा है कि उसमें सिम्टम नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें पता नहीं चल रहा है और वो काफ़ी मंथ तक और मंथ से ईयर तक एक्सटेंड हो जा रही है. नेक्स्ट है हमारा रिक्योर इन एपिसोड्स. एक्यूट में रिक्योर इन एपिसोड्स का मतलब ये है कि ये रीअकर हो सकती है, मतलब बार बार कंटिन्यूस हो सकती है. कुछ टाइम के लिए हुई, कुछ डेज के लिए हुई, फिर हमने उसका ट्रीटमेंट करा दिया क्योंकि सिम्टम आ गए. उसके बाद मे बी वो फिर से हो जाए, मे बी आपकी प्रीवियस हिस्ट्री हो, मे बी मल्टीपल पार्टनर्स से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो, मे बी जिस पार्टनर से आप इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पार्टनर को ये इन्फेक्शन है. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो हम आगे देख लेंगे. सेम अगर क्रोनिक में हम देखें तो ये इतना ज़्यादा प्रोग्रेस पे चली जाती है कि ये ऑर्गन को डैमेज कर सकती है और यहाँ तक कि उसके आसपास के ऑर्गन को भी अरेस्ट कर सकती है. क्यों? क्योंकि जब आपको सिम्टम नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, देन कहाँ वो चला जाएगा, वो और सीवियर होता चला जाएगा और आपके अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट देखते हैं
कैसे हो रहा है मदर को, तो सिंपल सी चीज़ है, इन्फेक्शन है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा ही। कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो देख लेते हैं, दैट इज़ पैथोफिजियोलॉजी। पाथवे देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से या किसी भी प्रीवियस हिस्ट्री या अदर कॉजेस की वजह से क्या हो रहा है, वजाइना के थ्रू एंटर हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वजाइना से एंटर होने के बाद वो सीधे कहाँ चले गए, सर्वाइकल एरिया में चले गए। तो ये सर्वाइकल म्यूकोसा को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे, इन्फ्लेमेट करेंगे, ठीक है। तो जिससे वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्विसाइटिस में, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकोसा। देन सेकेंड हमारा और मूव हो रहा है आगे। ये इन्फेक्शन जब अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो ये आगे चल के और मूव हो जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, दैट इज एंट्रेंस ऑफ द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी के अंदर, अब यूट्राइन कैविटी की जो इनर लेयर है हमारी, दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडो मीन्स इनर, मेट्रियम मतलब यूट्रस की लेयर, ठीक है। तो अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम। जब एंडोमेट्रियम को ये अफेक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा। एंडोमेट्राइटिस के बाद फिर क्या हो रहा है, अब हमारे पास और अगर हम आगे चलते हैं तो यूट्रस में हमारे दो रास्ते खुलते हैं, राइट एंड लेफ्ट, जो कि हमारे कहाँ जा रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में जा रहे हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में भी वो इन्फेक्शन चला गया उसको बोलेंगे सेल्पेंजाइटिस। सेल्पेंजाइटिस अगर चला गया, ठीक है, तो ये स्टेज क्या हो गई, क्रोनिक स्टेज हो गई। यहाँ से इन्फेक्शन और आगे फैल रहा है, सिंपल सी चीज़ है, ये पाथवे कहाँ तक जाता है, ओवरीज तक जाता है, उसे बोलते हैं ओफोराइटिस। ओवरीज के इन्फेक्शन को बोलते हैं ओफोराइटिस। उसके बाद जब वो ओवरीज को इन्फेक्ट कर देगा फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ट्यूबो ओवेरियन एप्सिस। एप्सिस मीन्स क्या होता है कि एप्सिस का मतलब पस फॉर्मेशन, जिस एरिया में पस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है हम उसको एप्सिस में काउंट करते हैं। तो धीरे धीरे जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाएगा तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ट्यूबल एरिया में, और ओवेरियन एरिया में क्या हो जाएगा, एप्सिस हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा इन्फ्लेमेशन के साथ। फिर क्या हो गया, वो इतना ज़्यादा सीवियर हो गया कि वो पूरी पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियल एरिया को उसने कवर कर लिया। पेरिटोनाइटिस हो गया मतलब पूरे एब्डोमेन तक उसने अपने आप को इन्फेक्शन को फैला लिया है, जिसको एब्डोमिनल एरिया को इंक्लूड करके हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एब्डोमेन कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि क्या कैसे हो रहा है, पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है। नेक्स्ट है हमारे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं ये देख लेते हैं एक बार। तो सब सिंपल सी चीज़ है, एडोलसेंस। तो एडोलसेंस वही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेंस्ट्रुएशन एक्टिव जितने भी हैं फीमेल्स और सेक्सुअल एक्टिव जितनी भी फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इस वजह से भी। एंड मेंस्ट्रुएशन का यहाँ रोल ये आता है कि हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हों, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल सबसे सेफ, रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे सेफ चीज़ पैड की जगह है आपका कॉटन का क्लॉथ। कॉटन का क्लॉथ अगर आप यूज़ करते हैं तो आप हर तरह के मेंस्ट्रुअल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जैसे पहले के लोग यूज़ करते थे आई मीन कि कॉटन का क्लॉथ्स यूज़ करते थे, पर हम लोग उसे क्या समझते हैं कि ये सब तो बस ऐसा ही है, पैड इज़ सो सेफ। बट आजकल पैड सेफ नहीं है, दे आर लाइक कैंसर का एक कॉज बन चुका है पैड। अब सबसे सेफ रिसर्च के अकॉर्डिंग कॉटन का क्लॉथ्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इतना इनकम आपकी नहीं है तो आप उसको वॉश भी कर सकते हैं और अच्छे से धूप में उसको सुखा के रीयूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज़ सो सेफ। नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ पीआईडी। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की तो हो सकता है वो रिपीट हो जाए। वो इसलिए भी रिपीट हो सकती है क्योंकि एक्यूट, मैंने आपको बताया था ना कि एक्यूट एंड क्रोनिक में चेंज है, एक्यूट और क्रोनिक में डिवाइड है वो। तो हो सकता है कि पहले वाला एक्यूट हो जिसका ट्रीटमेंट करा दिया गया हो वो फिर से हो गई हो और वो बाद में क्रोनिक में चेंज हो जाए। देन गोनोरिया एंड क्लाइमेडिया,
ये दो इन्फेक्शन हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से ही होते हैं। तो इस एज में गोनोरिया और क्लाइमीडिया दोनों ही होना हाई रेट पे हैं, क्योंकि हाइजीन प्रैक्टिस इतनी प्रॉपर नहीं हो सकती है इस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। इसमें क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है अंदर वाले ऑर्गन्स में, वाइटिश डिस्चार्ज होने लगता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। देन मेल पार्टनर्स विद गोनोरिया एंड क्लाइमीडिया, हो सकता है जो मेल पार्टनर जिनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप चल रहा हो उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से फीमेल को भी ये हो गया हो। मल्टीपल पार्टनर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जितने ज़्यादा पार्टनर यूज़ हो रहे हैं उतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है। देन करंट डाउचिंग का मतलब क्या है कि जो आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिनके ऐड भी आते हैं टीवी पे कि ये आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपके वजाइना का जो बैड ओडर होगी, बुरी स्मेल होगी, वो चली जाएगी, आपका वजाइना हेल्दी रहेगा, आप हेल्दी रहोगे, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। पर रियलिटी पता है क्या है कि वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आपको पता है कि वजाइना में हमारे पास हमारे फ्लोराज होते हैं, हमारे पास हमारे वजाइना में बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, आई मीन टू से जो कि बाहर के इन्फेक्शन को किल कर देते हैं। वो बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं लैक्टोबैक्टीरियम। ये लैक्टोबैक्टीरियम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल बाहर का इन्फेक्शन आता है तो वो उसको किल करके हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को सेव करके रखते हैं। बट जो हम लोग प्रोडक्ट जिनके ऐड आते हैं कि आप ये यूज़ करिए तो स्मेल चली जाएगी और फ्रेश रहेंगे आप, तो इन सब चीज़ों की वजह से, उन स्प्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया भी डाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ना कि कम होते हैं। तो अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। प्रॉपर नॉर्मल वाटर से आप, फ्रेश वाटर से आप वॉश करिए, दैट्स इनफ। देन इंसर्शन ऑफ IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है। तो इंसर्शन ऑफ IUD इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली। अगर पहले से ही इन्फेक्शन है तो वो IUD के थ्रू जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ना कि IUD को इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। देन बैक्टीरियल वेजिनाइसिस। सो बैक्टीरियल वेजिनाइसिस क्या हो रहा है, जब वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज बैक्टीरियल वेजिनाइसिस। ठीक, वो किस लिए हो रहा है, मे बी मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आप सही से हाइजीनिक प्रैक्टिस नहीं कर रही है वो वुमेन, या वो प्रॉपर चीज़ यूज़ नहीं कर रही है, तो इस वजह से वजाइना में हो सकती है इन्फेक्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की वजह से नहीं हो रहा है कुछ भी। इसमें कंफ्यूज रहते हैं लोग कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की यूजेस की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि जब हमारी PID की कोई हिस्ट्री है, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की अगर कोई हिस्ट्री है, तो उसका एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाती है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्यों इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फेलोपियन ट्यूब को अफेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं ओवरीज को अफेक्ट कर रही है, तो हमारे इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी एंडोमेट्रियम को अफेक्ट कर रही है इस वजह से। तो उसके लिए ट्रीटमेंट उसके बाद क्या चलता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक हमारे लिए साइन होता है कि हो सकता है कि इनकी हिस्ट्री रही हो PID की, इसलिए ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सिंपल सी चीज़ है, हमारे इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छी नहीं है, लोगों के पास उतना मनी नहीं होता है, तो मे भी वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अपने हाइजीन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और कहीं का कोई भी कपड़ा लेके यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कॉटन का कपड़ा इज़ सेफ़, कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे सेफ़ है, बट साफ़ क्लीन होना चाहिए वो। और जो पुराने कॉटन के कपड़े इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं और वो उठा के यूज़ कर लिया, इट्स नॉट सेफ़। अगर आपको पुराने कॉटन के कपड़े यूज़ करने भी हैं तो पहले आप उसको वॉश करिए, उसको धूप में सुखाइए प्रॉपर, उसके बाद उसे आप एज अ पैड यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं सिम्टम्स पे। तो सिम्टम्स में एज वी ऑल नो डैट कि कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो पेन ऑब्वियस है। तो पेन कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो देख लेते हैं। लोअर एब्डोमेन में हो रहा है, बैक साइड में पेन हो रहा है, हो सकता है लेग्स में भी पेन हो। कब कब पेन हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन होगा। क्यों होगा? एक्चुअली तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वैसे भी हम लोग को पेन होता है क्योंकि हमारे एंडोमेट्रियम शेड हो रही होती है, तो मसल पेन होता है हमारा वो। लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन का पेन और मेंस्ट्रुएशन का पेन मिला के पीक पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए उसको हम एज अ एक्स्ट्रा पेन इंडिकेट कर रहे हैं। देन हमारा आ जाता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सिंपल सी चीज़ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्यों इतना ज़्यादा पेन होगा? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। हमारी जो लेयर है अंदर की या यूट्रस है हमारा, हर जगह तो इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फ्लेमेटरी लेयर हो चुकी है, हमारे सर्विक्स में हो चुका है, हर जगह इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ वहाँ पे टच करेगी, वजाइना में टच करेगी तो हमें क्या होगा? पेन होगा। इट्स वेरी ऑब्वियस। देन नेक्स्ट हमारा है सेंस ऑफ प्रेशर फील होगा, स्वेलिंग होगी एंड लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सेंस ऑफ प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है। एंड लोअर एब्डोमेन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेन तो साथ होना ही होना है। पेन की वजह से क्या होगा? फीवर स्टार्ट हो जाएगा, टायर्ड फील होगा क्योंकि हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम नॉर्मली लेट नहीं पाएंगे, हम बैठ नहीं पाएंगे, अपनी अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वी विल फील टायर्ड। अनवेल फील होगा, वेल फील नहीं होगा। देन एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होगा। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज हमारा वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में इसलिए हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और पस फॉर्मेशन सीवियर कंडीशन में ऑब्वियस है। नोजिया, वॉमिटिंग एंड डिजीनेस भी हो सकता है क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी भी अफेक्टेड कहीं ना कहीं हो सकती है, हो रही है। लेग पेन, देन इंक्रीज इन पीरियड पेन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंक्रीज द पेन एट ओव्यूलेशन। आपको पता है ओव्यूलेशन जब होता है उस टाइम पे हमारे लेग्स में थोड़ा पेन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरी अफेक्टेड हो रही है, फैलोपियन ट्यूब अफेक्टेड हो रही है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? और पेन ऑब्वियसली हो रहा है। डिसयूरिया हो रहा है। डिसयूरिया क्यों होगा? ड्यूरिंग यूरिनेशन पेन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सीवियर कंडीशन में क्या हो रहा है? हमारी यूरिनरी ब्लैडर भी अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डिसयूरिया हो रहा है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। सो इस डायग्राम की हेल्प से हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं नॉर्मल और एबनॉर्मैलिटीज़ में। लाइक यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है दिस इज नॉर्मल, साइज एंड शेप सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, बट इसमें देखिए कितनी एबनॉर्मैलिटी है। पिंक रेडनेस है। देन ओवरीज देखिए उसका साइज इंक्रीज्ड है, फैलोपियन ट्यूब का साइज इंक्रीज्ड है, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो गया है साइज, क्योंकि ये एडिमेटिस है, इन्फेक्टेड है, इन्फ्लेमेशन है, तो एडिमा इज वेरी कॉमन। अंदर की साइड हम देख लेते हैं, जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो भी बहुत ज्यादा क्या हो गई है? एडिमेटिस हो गई है। ठीक है, उसकी थिकनेस इंक्रीज्ड दिख रही है। तो ये जितनी भी रेड रेड एरियाज हैं ये सारी चीजें क्या है? इन्फेक्टेड है। यहाँ पे देखिए ये इतनी ज्यादा इन्फेक्टेड हो गई है कि इसका शेप ही बहुत चेंज हो गया है। देखिए नॉर्मल शेप ये था एंड चेंज होने के बाद ये कैसी लग रही है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। So in diagnostic evaluation, first of all we have to identify the history. हिस्ट्री कलेक्शन हम करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री कलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हो सकता है पीआईडी प्रीवियस हिस्ट्री रहा हो, किसी का हो सकता है एक्यूट रहा हो फिर ठीक हो गया हो, फैमिली हिस्ट्री रहा हो, या हिस्ट्री ऑफ हम देख सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की वजह से। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हूँ। देन फिजिकल एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? हेड टू टो एग्जामिनेशन करवाएंगे। हेड टू टो एग्जामिनेशन से हमें ये पता चल जाएगा, मदर के फेशियल एक्सप्रेशन से पेन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेस पेन है या कम है पेन। देन नीचे आके हम वजाइनल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं कि कोई पस फॉर्मेशन या एक्सक्रीशन नहीं हो रहा हो, या एडिमेटस तो नहीं है वजाइना,
ये सारी चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। अदर इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। तो अदर इन्वेस्टिगेशन में सिंपल सी चीज है, ब्लड टेस्ट हम कराते ही कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट में जो ये ESR है, इसका फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टेस्ट। तो ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टेस्ट क्या है? ये एक ब्लड टेस्ट है, सिंपल सी चीज है। ये हम तब करते हैं जब कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है बॉडी में। नॉर्मली अगर हम ब्लड निकालते हैं और टेस्ट ट्यूब में उसको डालते हैं तो वो स्लोली नीचे जाता है, बट जब भी इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो ESR के टाइम पे क्या होता है, वो फास्ट नीचे चला जाता है। मतलब टेस्ट ट्यूब के बेस में वो जल्दी से चला जाता है। तो ये फास्ट जाने की हम एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो। इससे हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कंफर्म हो जाता है। देन CPR एक सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो कि नॉर्मली लिवर में होता है, जब इंक्रीज होता है जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक, तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो इसका सी रिएक्टिव प्रोटीन भी इंक्रीज हो जाएगा। हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके इंक्रीज होने से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है। तो ESR और RP का आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, आई थिंक। देन नेक्स्ट इज यूरिन कल्चर। तो यूरिन कल्चर में आइडेंटिफाई हम करेंगे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, सारी चीजें। एंड फिर सेंसिटिविटी टेस्ट और वाजाइनल सर्वाइकल सिक्रीशंस का भी हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि सिंपल सी चीज है, PID में सिक्रीशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फेक्टेड सिक्रीशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और कौन सा हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी। तो सिंपल सी चीज है, अल्ट्रासाउंड हम हर टाइम में करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं? क्योंकि हमें चीजें अंदर की अच्छे से विजुलाइज हो जाती हैं और क्लियर हो जाती हैं। PID के केस में हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी से हम डायरेक्ट अंदर देख सकते हैं कि जो कोई चीज एनलार्ज तो नहीं है, सिंपल सी चीज है, इन्फेक्टेड चीज एडिमेटस हो रही है इन्फ्लेमेशन की वजह से और वो एनलार्ज हो रही है, तो हमें वो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्लियर विजुलाइज हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज CT स्कैन। तो इन CT स्कैन क्लियर व्यू करने के लिए हम CT स्कैन का यूज करते हैं ताकि हमें हर एक टिश्यू प्रॉपर विजुलाइज हो जाए। तो हमें क्या करना है कि पूरे यूट्रस का या उसके एडजेसेंट एरियाज का या ऑर्गन्स का क्या करना है, टिश्यू विजुलाइज करना है, जिससे कि प्रॉपर क्लियर हो जाए कि इन्फेक्शन किस एरिया में ज्यादा इंक्रीज्ड है। MRI भी सेम चीज हम कंफर्म करने के लिए करते हैं। जो भी अभी तक हमने किया है, MRI से हमारा फाइनल कंफर्मेशन हो जाता है और हमें डिटेक्ट हो जाता है कि पेल्विक के सॉफ्ट टिश्यूज में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो चुका है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंडोमेट्रियल बायोप्सी इसलिए भी कर रहे हैं कि टिश्यूज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाय रिमूवल ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से एक छोटा सा टिश्यू निकाल के उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन करते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन का जितना भी पीक लेवल पे जा रहा है, कितना कौन सी स्टेज पे इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपी ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। इन्वेजिव मतलब इसमें थोड़ा सा लाइक कट करना या कुछ इंसर्ट करना या इंजेक्ट करना पड़ता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती है। हम ये प्रोसीजर एब्डोमेन पे करते हैं जिससे कि हम अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका स्टेटस देख सकें कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज इन्फेक्टेड हो चुकी है।
ऑन द बेसिस ऑफ अवर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमें एक बार फिर से चीज़ें कंफर्म करनी पड़ती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसी वुमेन हमारे पास ये सारी चीज़ें लेके आती है तो हमें उसका कंफर्मेशन करना है बाय आस्किंग कि उसको ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पेन इज़ वेरी कॉमन, पेन बहुत कॉमन है इन सब चीज़ों में, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रखा हुआ है। अगर पेन है, वो बोलती है यस आई एम हैविंग पेन, मुझे पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रहा है, काम नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, जेनाइटल ऑर्गन में बहुत पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर हमें क्या करना है, अगर नहीं हो रही है तो हम फर्दर दूसरे टेस्ट के लिए उसको सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि पीआईडी में पेन होना ही होना है। तो होने से हमें कंफर्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि पीआईडी के केस है। देन सर्विक्स की टेंडरनेस, यूट्राइन की टेंडरनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम टेंडरनेस देख लेंगे। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है और एडिमेटस है, इसलिए टेंडरनेस होगी ही होगी। कोई और कॉजेज में भी नहीं हो सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप फर्दर किसी और टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, एज इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द केस। उसके बाद हम फाइनल अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। सो नेक्स्ट इज डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट। जब पेशेंट को एक्यूट पीआईडी होता है तो हमें क्या करना है कि हम आउट पेशेंट की तरफ से ट्रीट करते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ट्रीट करते हैं, ना कि उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। क्योंकि पहले हो सकता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से वो ठीक हो जाए तो हमें एडमिट करने की नीड नहीं होती है। एज बेस्ड ऑन दी कंडीशन हम बाद में डिसाइड करते हैं कि हमें इसको हॉस्पिटलाइज करना है कि नहीं करना है। सो पहले हमारी जो एंटीबायोटिक थेरेपीज हैं जो कि हमें चलाना है मेन, तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि सिम्टम्स को कम करना है, एटलीस्ट वो जितना सफ़र कर रही है उसको प्रॉब्लम उसकी रिड्यूस करनी है, कम करना है सिम्टम्स। प्लस हमें उसकी ट्यूबल डैमेज को बचाना है। ट्यूबल डैमेज का मतलब ही यही है कि हमें उससे इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करना है, क्योंकि इस केस में, पीआईडी के केस में, इनफर्टिलिटी बहुत पीक लेवल पे होती है। और हमें ये भी देखना होता है कि उनकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए उसके कोई बच्चे नहीं है, न्यूली मैरिड कपल हैं, तो फिर हमें पूरी तरह से ध्यान देना है कि इनफर्टिलिटी ना हो या हिस्टेक्टमी ना हो। देन अगर उनकी फैमिली कंप्लीट है तो कहीं ना कहीं हिस्टेक्टमी हम बाद में कर सकते हैं, दैट इज इन अ क्रोनिक कंडीशन, वो हम आगे देख लेंगे। देन हम क्या थेरेपी दे सकते हैं, सिफ्टेक्सोन दे सकते हैं विद डॉक्सीसाइक्लिन एंड मेट्रोनिडाजोल। इन तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है, इनमें से कोई अलग अलग हम नहीं दे सकते। देखिए बीच में प्लस प्लस है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, कॉम्बिनेशन इसलिए चलता है क्योंकि हमारी जो सिफ्टेक्सोन है, हमारी सिफ्टेक्सोन है, ये क्या करती है, गोनोरिया को रिड्यूस करती है, गोनोरिया के जितना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करती है। डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल ये दोनों हमारी क्लाइमीडिया इन्फेक्शन को रिड्यूस करती है। इसलिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें देना ही देना पड़ता है, जिससे कि हम हर तरह के बैक्टीरिया का इफेक्ट को रिड्यूस करके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकें। देन उसके बाद हम फिर से पेशेंट को बुलाते हैं। अगर पेशेंट को हमारे प्रीवियस ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, या मे भी हो सकता है कि हुआ हो, उसके सिम्टम्स रिड्यूस हुए हैं पर वो ठीक नहीं हुआ हो, तो एट लास्ट हमें क्या करना पड़ता है, उसको एडमिट करना ही पड़ता है। क्यों एडमिट करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे पहले कि हिस्टेक्टमी तक स्टेज आए, हमें उसको एडमिट करके उसको क्योर करना है। सो आफ्टर एडमिशन भी हम अपनी सेम चीज़ें चलाते हैं, सेम ड्रग्स हम चलाते हैं, बट हमें ऐड करना होता है एजिथ्रोमाइसिन। इट इज़ लाइक अ गुड ड्रग फॉर गोनोरिया। गोनोरिया के लिए ये एक अच्छी ड्रग होती है, इसलिए हम इसे एडिशनल ऐड कर देते हैं। वो बीच में एक ड्रग हटा के हम इसे ऐड कर देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन हमने हटा दी है और एजिथ्रोमाइसिन उसकी जगह पे ऐड कर दी है, जिससे कि और इफेक्टिव हमारा ट्रीटमेंट बन जाए। ये सारे एफर्ट करने के बाद भी मान लीजिए कोई फायदा नहीं है, एट लास्ट हमें उसको एडमिट करके उसको और भी ट्रीटमेंट देना होते हैं। फॉर एग्जांपल
लोअर एब्डोमिनल पेन है, ऑब्वियसली पैल्विक ऑर्गन है तो पैल्विक ऑर्गन में तो पेन होगा ही, चाहे वो लोअर एब्डोमिन हो चाहे वो लेग्स हो। तो सिट्स बाथ देंगे। सिट्स बाथ क्या है? गर्म पानी, हम गर्म पानी में एक टब में गर्म पानी डाल के क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि वो सिट्स बाथ ले, बैठ जाए उसके अंदर, जिससे कि सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए। और प्रॉपर सर्कुलेशन से आप सब जानते हैं कि पेन रिड्यूस होता है, गर्म चीज से पेन रिड्यूस होता है। सो उसको बेड रेस्ट के साथ साथ, इसके बाद हमने सारे फर डाल दिए हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसकी स्टेज बढ़ती चली जा रही है, क्रोनिक स्टेज पहुंच गई है। तो हमें अब क्या करना है? अब सिंपल सी चीज है, हमें सर्जरी कर देनी है इससे पहले कि ऑल ओवर द बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाए। क्योंकि सिंपल सी चीज है, इन्फेक्शन का क्या है, तो कभी भी फैल सकता है। अगर हम उसको क्योर नहीं करते हैं तो एट लास्ट क्या होगा, मदर की या जो फीमेल है उनकी डेथ हो जाएगी। इन सर्जरी मेन हमारे इंडिकेशंस क्या होते हैं? जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एप्सिस होने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो एप्सिस की वजह से पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो जब हम देख लेंगे कि रप्चर्ड हो गया है एप्सिस, पूरा पस फॉर्मेशन अंदर हो गया है, तो इट इज अ टाइम दैट इंक्रीजेज इन अ इन्फेक्शन लेवल। ठीक है, ये एक टाइम है जिसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन लेवल बहुत हाई पीक पे जा सकता है, इसीलिए ये एक मेन हमारा इंडिकेशन है सर्जरी करने का। फिर जब हमारा दूसरा इंडिकेशन हम देख सकते हैं कि प्रीवियसली जो हमने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया था आउट पेशेंट के टाइम पे, वो नहीं फायदा कर रहा है, या हॉस्पिटलाइज करने के बाद भी वो नहीं क्योर कर रहा है, तो हमें क्या करना है? सर्जरी करनी है। अनसर्टेन डायग्नोसिस का मतलब होता है कि एक बार ठीक हो गया, सिम्टम कम हो गए, वो फिर से रिपीट हो गया। आई मीन टू से प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाया और वो फिर से ज्यादा हाई सिम्टम दिखाने लगा, तो हमें ये एक इंडिकेशन होता है कि हाँ, अब ये क्रोनिक स्टेज में इजिली जा सकता है। सो वी हैव टू डू सर्जरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्जरी। तो टाइप ऑफ सर्जरी में हमारे पास है कॉल्पोटमी। टमी मतलब होता है इंसिशन करना। कॉल्पोटमी मतलब हमें क्या करना है कि फ्लूइड ड्रेन, हमारा मेन मोटिव है कि जो अंदर हमारा एब्सेस था वो रप्चर हो गया, तो कहीं ना कहीं फ्लूइड जो है वो फिल हो गया होगा। तो सिंपल सी चीज है, हमारे वजाइना, और देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है हमारा रेक्टल एरिया, और हमारे यूट्रस के बीच में एक स्पेस होता है। ठीक है, इस स्पेस में जितना भी इंफेक्शन होता है, जो भी फ्लूइड होता है, इन्फेक्टेड ब्लड होता है, वो फिल्ड हो जाता है, यहाँ पे भर जाता है। तो ये वाला पहला एरिया है जहाँ पे आपको पस आराम से मिल सकता है, और अगर यहाँ पे पस मिल गया तो ये कंफर्म हो जाता है कि इन्फेक्शन फैल रहा है। ये वाला हमारी पहली साइट है, आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज पाउच ऑफ डगलस। यहाँ पे पाउच ऑफ डगलस कह सकते हैं, या तो इसको पोस्टीरियर पार्ट कह सकते हैं वजाइना का। वजाइना के पोस्टीरियर देखिए वजाइना है, ये वजाइना है, इसके पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं इसको। यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमें कॉल्पोटमी में क्या करना है? वजाइना के थ्रू पोस्टीरियर पोर्शन में जाना है, वजाइना से इंसर्ट करके पोस्टीरियर पोर्शन में जाना है, और सारा फ्लूइड क्या करना है? ड्रेन आउट करना है। यहाँ से सारा इन्फेक्टेड पस और ब्लड ड्रेन आउट करना है, बाहर निकालना है। देन हमारा आता है लेप्रोटमी। सो इन लेप्रोटमी में देखिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है, हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एब्डोमिनल के थ्रू यहाँ पे एक इंसर्शन कर दिया गया है, कट किया गया है। कट करने के बाद अंदर देखा गया है कि कहाँ पे इन्फेक्शन और कौन से एरिया को ज्यादा इन्फेक्टेड किया गया है, उसके बेसिस पे हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपने जैसे देखा कि लेप्रोटमी हमने कराई है, तो लेप्रोटमी का मेन पर्पस तो यही है कि जो एब्सिस रप्चर हो चुका है उसका जो कंटेंट है, उसका जो इन्फेक्टेड ब्लड है और सारी चीज है, वो सारी चीजें हमें क्या करना है? ड्रेन आउट करनी है। तो सिर्फ कॉल्पोटमी इट्स नॉट इनफ। कॉल्पोटमी में तो हम पोस्टीरियर वजाइनल एरिया से कराते हैं, पाउच ऑफ डगलस से निकालते हैं, बट हम लेप्रोटमी में एब्डोमेन का इंसिशन करके जहां पर भी वो फिल्ड है, इन्फेक्टेड मटेरियल या ब्लड या पस भर चुका है, उसको निकालना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है? लेप्रोटमी कराना ही कराना है।
देन और क्या हम कर सकते हैं, हमें ये भी देखना है कि उसकी फैमिली प्लानिंग कंप्लीट है कि नहीं है। अगर न्यूली मैरिड है, एक बच्चा है, तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑर्फोरेक्टमी कर सकते हैं। ऑर्फोरेक्टमी इज रिमूवल ऑफ द ओवरी 1 or 2, ठीक है, 1 या 2 ओवरी रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर सीवियर कंडीशन है तो हमें निकालनी ही पड़ेंगी दोनों। देन नेक्स्ट इज हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी क्या है, रिमूवल ऑफ द कंप्लीट यूट्रस। वो हम सिर्फ क्रोनिक स्टेज में करेंगे जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगी कंडीशन, जब कंप्लीट यूट्रस जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसके आसपास के एरिया में क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे इन्फेक्शन के। तो जैसे आप देख सकते हैं यूट्रस के आसपास का एरिया, यहाँ पे देख लीजिए, यूट्रस के, ये पूरा यूट्रस हो गया, उसके आसपास का एरिया क्या है, ब्लैडर है आपका, ठीक है, रेक्टम एरिया है। तो ये सारे एरिया इन्फेक्ट होने से पहले पहले हमें क्या करना है, यूट्रस को बाहर निकाल देना होगा, हिस्टेक्टमी करनी होगी अगर क्रोनिक स्टेज आ गई है तो। देन देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, बेसिक है हमारा, वाइटल साइन और बेड रेस्ट के लिए बताना है, पोजीशनिंग बतानी है, कब तक हॉस्पिटल स्टे करना है वो उनको बताना है, श्योरिटी देनी है उनको, हेल्थ टॉक देनी है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है उनको, श्योरिटी देनी है कि शी कैन बी ओके, शी विल बी ओके, वो ठीक हो जाएंगी और सेफली घर जाएंगी। देन पार्टनर को भी हमें एजुकेशन देना है, क्योंकि ये सिर्फ अकेले से PID इज नॉट कि उनको अपने आप हो गया, नहीं, मे बी पार्टनर की वजह से हुआ होगा, मे बी पार्टनर इन्फेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्थ ऑफ पार्टनर को भी देनी है कि उन्हें भी अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को रखनी है, मेल को भी रखनी है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर वो ये सब नहीं करती हैं तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हम कॉम्प्लिकेशंस में ये भी उनको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि फर्टिलाइज ओवम नॉर्मल यूट्राइन कैविटी में या नॉर्मल एंडोमेट्रियम में ना इम्प्लांट होके कहीं और इम्प्लांट हो जाए, जिसमें 80% चांसेस होते हैं कि ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्यूब में जाके इम्प्लांट हो जाता है। और अच्छा, ये ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ क्यों रहे हैं, आप खुद सोचिए। सिंपल सी चीज़ है, ओवरीज अफेक्ट हो रही है, ट्यूब्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो जब हमारा ओवम जाता है तो हमारा रास्ता तो सेम है, एंडोमेट्रिया तक जाने का रास्ता तो सेम है हमारा, ठीक है। तो जब वो सब इन्फेक्टेड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई सर्जरी हो जाएगी, सर्जरी करवा देंगे, सर्जरी अगर हो गई मान लीजिए, सेल्फिंजेक्टमी, सेल्फिंगोस्कोपी, ये सब हो जाएगा अगर, तो इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फर्टिलाइज ओवम को एंडोमेट्रिया तक जाने में, तो वहां पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। देन इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि क्रोनिक स्टेज होने के बाद हमें कोई ना कोई ऑर्गन निकालना पड़ता है या यूट्रस का कोई ना कोई पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस हाई हो जाते हैं। ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस अगर हो जाएगा तो पूरे इनफर्टिलिटी के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ट्यूब और ओवरीज का रिमूवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्रोनिक पेल्विक पेन होगा, इतना ज़्यादा पेन होगा कि वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगी। देन नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि इस डिजीज से हमको बचा सकते हैं, दे कैन बी सेक्सुअल काउंसलिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। हमें क्लियर कट बात करनी है, बताना है कि इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप मल्टीपल पार्टनर का यूज ना करें, एक ही पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड रहें, प्लस आपको अपनी सेफ्टी रखनी है, हाइजीन प्रैक्टिस मेंटेन करके रखनी है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे। देन हम बता सकते हैं कि 16 ईयर्स से कम वाली लड़कियां दे शुड अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड बैरियर मेथड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वो कॉन्डम वगैरह का यूज करते हैं तो इट्स वेरी सेफ। अभी तक आपको पता होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स में सबसे सेफ चीज है कॉन्डम्स, जो कि इजिली अवेलेबल है एंड इजिली यूजेबल है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, मान लीजिए अगर ये सारी चीज वो प्रिवेंट नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं उनको ये चीज हो गई, तो उन्हें करना क्या है,
स्क्रीनिंग करवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट, अवॉइड नहीं करना है। आपको सिम्टम आते हैं, आप एंटीबायोटिक खा के बैठ सकते हैं, नहीं, ये नहीं करना है। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है जिससे कि वो प्रॉब्लम आगे चल के आपके लिए बहुत सीवियर ना हो जाए। यूटीआई एसटीडी से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, रैपिड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराना है। मान लीजिए आपको यूटीआई के भी सिम्टम आ रहे हैं, ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप ये मत सोचिए कि हम एक्स्ट्रा पानी पी लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नो, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा कि मे बी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर लास्ट है हमारा कि इसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है, टर्शरी हमारा प्रिवेंशन ये है कि आपको जल्द से जल्द इंटरवेंशन कराना है, कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराना है और उसके बाद कंप्लीटली अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है जिससे कि आप अपनी हेल्थ इशू को सॉल्व कर सकें और अपने आप को हेल्दी रख सकें। वीडियो मेरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको मेरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मे बी अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स एंड आई होप आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।